कमिश्नर कुरुक्षेत्र श्री चंद्रमोहन IPS जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुरुक्षेत्र अमन कुमार जी, SDM कुरुक्षेत्र, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हम अंतर्राष्ट्रीय जांच धर्मशाला कुरुक्षेत्र की तरफ से, समस्त कमेटी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर रणपाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, वाइस चांसलर जींद यूनिवर्सिटी, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा, और उनको बुलाने से पहले 1 मिनट के लिए उनकी भूमिका में इस कदर बनाना चाहूँगा कि कैसी होगी। तो हम सबको दिमाग में आता है गेट ठीक से बंद नहीं हो रहा होगा, बाथरूम की जो वो टूटी वो टपक रही होगी, नल टपक रहा होगा, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, इस तरह की इमेज धर्मशाला को लेकर माइंड में आती है। लेकिन जब से डॉक्टर कृष्ण शौकन जी और उनकी कार्यकारिणी ने कार्यभार संभाला है, तो इस धर्मशाला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धर्मशाला बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, और इस दिशा में वो लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाने का काम करें, पूरी कमेटी के लिए, डॉक्टर कृष्ण शौकन जी के लिए। और मैं इसी बीच आप सबका स्वागत करने डॉक्टर कृष्ण शौकन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर कृष्ण शौकन जी आए और हमारे बीच में पहुंचे सभी बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज के इस अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि अम्बाला रेंज IG श्री पंकज नयन जी, बहुत ही आदर व सम्मान के योग डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री भारत सरकार चित्रलेखा शर्मा जी, बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा इरिगेशन चीफ श्री सतबीर कादियान जी, बहुत ही आदर व सम्मान के योग जेल सुप्रिटेंडेंट श्री रेशम सिंह जी, बहुत ही सम्मानित फ्लाइंग क्लब डायरेक्टर अनिल शर्मा जी, फायर ब्रिगेड चीफ डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी, जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा जी, जय हिंद मंच के यूथ के अध्यक्ष दर्पण चावला जी, बहुत ही आदर व सम्मान के योग पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर रणपाल जी, बहुत ही सम्मानित संत गोपाल दास जी, आदरणीय भाई अवतार सीडा जी, बहुत ही आदरणीय शान खाप के अध्यक्ष श्री साधुराम जी, और जिनके प्रेरणा से हमने ये कार्यक्रम किया, दिल्ली से प्रियव्रत सितारा जी, और UPSC व सिविल सर्विस और पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल रहे सभी युवा व बच्चे, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय जांच धर्मशाला की तरफ से सभी मेहमानों का और बच्चों का, संस्था की कमेटी की तरफ से, जाट समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे जो मेहमान आए हैं उनको संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। लगभग 1970 में हमारे बुजुर्गों ने इस संस्था की शुरुआत पहले ही दिन भंडारे से शुरुआत की, और भंडारा शुरू करके
फिर इसकी नींव को रखा और लगातार 1970 से लेकर आज तक हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा भवन, इतनी बड़ी संस्था, जिसका उनकी सेवा के कारण अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाना जाता है, और यहाँ 24 घंटे भंडारा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में जाट धर्मशाला की सेवाएं चलती रहती है। और उसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर डेली 150 और 200 जो मरीजों के साथ अभिभावक आते हैं, उनका भोजन यहाँ से जाता है। और इसके अलावा समाज के अंदर सभी वर्गों के लिए दिन रात, चाहे वो बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं या किसी भी समाज के लोग किसी भी तरह का कार्यक्रम करते हैं, और हम वहाँ भंडारा की सेवा हमारे बुजुर्गों ने जो शुरू की थी वो आज तक चली आ रही है। और हमारे बुजुर्गों ने समय के अनुसार 36 बरादरी के भाईचारे को और अन्य स्टेट्स के अंदर जो भी जाट बरादरी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में है, उनके लिए इस संस्थान का निर्माण किया। विदेशों से और दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आकर के रुकते हैं और अपनी संस्कृति को साझा करते हैं। जाट समाज के साथ साथ 36 बरादरी के जितने भी कार्यक्रम, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब में जाट समाज की एक अहम भागीदारी रहती है। और उसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सरकारी हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला का रहता है। और नैन साहब को मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा हमारी सेवा आपके डिपार्टमेंट के लिए रहती है। जितनी भी ड्यूटियाँ लगती है, चाहे उनकी व्यवस्था कहीं भी की गई हो, लेकिन ज़्यादातर आपके जवान यहाँ पर आकर के रुकते हैं। और उनका भी जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, पुलिस का और प्रशासन का हमेशा बड़ा सहयोग हमारे साथ बना रहता है। और जमाने के अनुसार हमारे बुजुर्गों ने जिन चीज़ों के लिए इस संस्थान को बनाया था, उन चीज़ों के साथ साथ उनको आगे बढ़ाते हुए आज समय की मांग शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, उसके लिए हमने यहाँ एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है, जिसका उद्घाटन आज हमारे जो मेहमान आए उनके द्वारा और इन बच्चों के द्वारा, जिन्होंने हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है, उनके द्वारा आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा। और इसके अलावा जल्द ही संस्था के अंदर स्किल डेवलपमेंट और अन्य कोचिंग की व्यवस्थाएं हम शुरू करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र के आसपास जो गांव है, उनके अंदर जो बुजुर्ग जिनको कोई दिक्कत है, जो जरूरतमंद है, यहाँ एक हम लैब शुरू करने जा रहे हैं, हेल्थ लैब, और उसके अंदर डॉक्टर भी बैठेंगे और बाकायदा हर संडे एक बस एक गांव से बुजुर्गों को ला करके और उनका इलाज करवा करके गांव में छोड़ के आया करेंगे। मैं बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे समाज के और उसके साथ साथ 36 बरादरी के सभी ऑफिसर्स और सभी बच्चे
जिन्होंने टॉप किया और संस्था के अंदर पहुंचे, और बुजुर्गों ने और आप लोगों ने आकर के इस संस्था का जो मान बढ़ाया और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर ग्रेशम शोकम, मोर साहब और ये तमाम कमेटी जो जाट धर्मशाला की मैनेजमेंट से जुड़ी होती है, जोरदार तालियां। आप लोग बहुत विराट काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में लगना, एक बार मेहनत करके सरकारी नौकरी तक चले जाना, ये एक बात है, और जो सेवा का जिम्मा आपने उठाया है वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे हम खड़े हैं, ये धरती त्याग, समर्पण, कर्तव्य और धर्म के लिए जीने और मिटने के लिए है। इसी के लिए जानी जाती है। जैसे ये एपिक महाभारत हुआ, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर आप जाओगे मध्य एशिया में, वहाँ में भी उनका एक रामायण जैसा ही वृतांत है। अगर आप ग्रीस में जाओगे तो उनका भी एक ऐसा ही है कि वो न्याय और न्याय के लिए लड़े। पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी एपिक, ऐसी ऐसी पौराणिक जो चीज़ें हुई हैं। हम क्यों दुनिया से अलग हैं? ये वाला जो सारा मैदान है, इसमें पहला प्रमाण कुरुक्षेत्र युद्ध का है। उसके पश्चात 1192 और 1191 और 1192 के जो बड़े युद्ध हैं, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के युद्ध हैं, उस वक्त भी यहाँ पे फौजें थी। जब मुगल पहली दफे आए, उसके लगभग 450-500 साल बाद 1526 में बाबर की फौजें यहाँ से लेकर तरावली तक ही थी। बार बार इस एरिया ने, यहाँ के लोगों ने युद्ध को देखा है, और उनमें एक त्याग की और एक मेहनत की और एक न्याय के विरुद्ध खड़े होने की भावना बनी। लास्ट जब मराठास ने 1804 में हरियाणा के क्षेत्र को ले लिया, उसके बाद बड़ी स्टेट इस एरिया की बनती है महाराजा रणजीत सिंह की। इत्तेफाकन इन हर एक लड़ाई के अंदर जो वीरता के किस्से हैं वो जाटों से जुड़े हुए हैं। हर दौर में एक नया, एक त्याग करने वाला एक बहुत बड़ा जाट हुआ है। बाद में रणजीत सिंह के टाइम की जो संधि हुई कि वो सतलज के इधर नहीं आएंगे और अंग्रेज सतलज के उतर नहीं जाएंगे, 1828 की। उनकी जो एक बात है वो मैं बताना चाहता हूं कि महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब उन्होंने सारी मिसलों को इकट्ठा कर लिया और अपना राज कायम किया, तो उसने सबसे पहले मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए फ्रेंच और इटालियन लोगों को दिया। उसके जो सबसे प्रमुख सेनानायक थे वो मुसलमान थे, और उसके धर्म के कामों को संचालन करने के लिए दूसरे लोग थे। उनमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे और उनको पढ़ाई के महत्व का पता था। तो उन्होंने हर आदमी को जो उनके नजदीक में थे, गुरमुखी में छुपे चपवा के हाथ से लिखे हुए कायदे बांटे, और हर आदमी की जिम्मेदारी लगाई कि वो अगले 5 आदमियों को भी कायदा सिखाएगा। मेरे को खुशी हो रही है कि जो एक जाट धर्मशाला है अपनी, ये उसी नए काम को आगे लेके जा रही है। आज जिसको यहाँ पे पनाह दी गई होगी, जिस बच्चे को यहाँ पे शिक्षा का मार्ग दिखाया गया होगा, जो यहाँ की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा होगा, या जिसने एक वक्त का भोजन खाया होगा, या जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आया होगा और रात को यहाँ पे रुका होगा, उसको एक जिम्मेदारी देती है ये जगह कि जब भी मौका मिले वो भी किसी का ऐसे ही हाथ पकड़े। तो मैं आपके इस विराट काम के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा क्षेत्र पानी से जुड़ा हुआ है, पानी के विषय में काम करने से
और ये सारा एरिया आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 3 साल में 1 मीटर पानी नीचे चला जाता है। लेकिन ये जो एरिया है कुरुक्षेत्र का, बबैन का, शाहबाद का, यहाँ 1 साल में 1 मीटर पानी नीचे चला गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 साल में हम पानी के बहुत बड़े संकट से जूझ रहे होंगे। जो काम कर रही है अपनी संस्था, वो लोगों को ये भी बताए कि किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में साधन सीमित हो जाएंगे। अभी भी अगर आप जाके देखोगे, हरियाणा के 6 जिलों में हर परिवार को लगभग 1500 से 2000 रुपए का खर्चा होता है, क्योंकि उसको पानी खरीदना पड़ता है। आप झज्जर, रोहतक, जींद, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी, गुड़गांव, इन एरिया में जाओगे तो यहाँ पे लोग खरीद के पानी पी रहे हैं, बोतलों में पानी पी रहे हैं। अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे भी लोग खरीद के पानी पिएंगे और वो बहुत मुश्किल का काम होगा। वर्ष 2002 में हरियाणा दूसरे नंबर का राज्य था दुग्ध उत्पादन में। आज हमारी हालत ये है कि हम 7वें नंबर पे हैं। हमारे दूध की मात्रा गिर गई है। जहां पे दुनिया में अधिकतम दूध एक पशु 38 लीटर एक दिन में देता है, हमारे यहाँ पे 7 लीटर देता है। जितनी भी पॉपुलेशन, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जिनको मैंने गिनवाया है, उनमें पशुओं की पॉपुलेशन सिर्फ 30% रह गई है, क्योंकि आदमियों के पीने का तो पानी मिल गया है, आप खरीद लेते हैं, लेकिन पशुओं के पीने का पानी नहीं है। हमारे बीच में आज बहुत बड़ी हस्ती महंत गोपाल दास जी बैठे हुए हैं कि आपकी प्रतिमूर्ति, इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया कि हम नेचर के और करीब जाएं, हम गोपालन करें, हम उन चीजों से जुड़े जिसमें ये जिंदगी की जो आपाधापी है, ये दौड़ है, थोड़ी सी कम हो। आने वाले जो हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने यूपीएससी, जुडिशरी, स्टेट सर्विसेज और अन्य एग्जाम पास करके आज ये जगह बनाई है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हम सब आप पे गर्व करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी तरह दूसरे लोगों को इंस्पायर करें और आगे लेके आए। पहली कतार में हमारे साथ पंकज जी बैठे हैं, इनका भी सिंचाई विभाग से नाता है, ये भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और कोई भी आदमी जो मुझे पता चला है इनके पास सहयोग या मार्गदर्शन के लिए जाता है, ये हाथ पकड़ के इसका काम करते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ऐसे ऐसे आदमी, हम ऐसी विभूतियां हम अपने समाज में और ज्यादा पैदा करेंगे। आखिरी दिन तो मैं कहूँगा कि बेटियों के लिए अपने प्रदेश में संकट है। रोज एक बेटी के साथ कोई भी ऐसी विभत्स खबर आती है जिसको सुन के, जिसको पढ़ के, जिसको देख के दिल दुखी होता है, चाहे वो उस बेटी के साथ हुए अत्याचार की हो या किसी नवविवाहिता से हुए दुर्व्यवहार की हो। मुझे ये उम्मीद है और मेरी गुजारिश है संस्था से कि इस दिशा में भी काम करना है कि हम अपने समाज को संजो के, जोड़ के उस भविष्य को जिसकी कल्पना के लिए हमारे पूर्वजों ने सारे त्याग किए थे, उसमें अपना योगदान देंगे। मैं यहाँ पे मुझे आमंत्रण देने के लिए, मुझे ये अवसर देने के लिए, आपके बीच में खड़ा होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते। बोलिए भारत माता की। थोड़ा सा अगर नाश्ता किया हो तो थोड़ा सा जोड़ लेंगे। बोलिए भारत माता की। आज कुरुक्षेत्र की इस धर्म नगरी में मुझे अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में डॉक्टर कृष्ण शोकन जी ने और उनकी टीम ने आप लोगों से आमने सामने रूबरू होने का एक सुअवसर मुझे दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और इसके लिए उनका आभार प्रकट करती हूँ।
आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत और संघर्ष से अपने जीवन की एक दिशा निश्चित की है, दिशा तय की है और सुप्रीम एग्जाम को पास करके अपनी एक इस जीवन की दिशा पर चलने का एक मार्ग प्रशस्त किया। मैं समझती हूँ कि हम चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपनी जो जमीन है, धरातल है, उसको नहीं भूलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने यूपीएससी क्लियर करने के लिए या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उनकी मेहनत, उसको कभी नहीं भुलाना चाहिए। कितनी मेहनत उन्होंने की होगी हमें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। मैं जिस मंत्रालय से आती हूँ, वहाँ इस मंत्रालय के अंतर्गत हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और इस तरह की अनेक जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो गृह मंत्रालय के अंदर आती हैं। तो मैं आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारे बच्चे देश की किसी तरह की भी सुरक्षा में, चाहे वो सीमा पर हो या फिर आंतरिक सुरक्षा हो, अपने घर से, अपने परिवार से दूर रह करके जो सेवा दे रहे हैं, जो योगदान दे रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम गांव में रह करके उनके परिवार के कल्याण के लिए हमेशा सोचें, क्योंकि जवान कभी भी किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए या एक परिवार के लिए नहीं लड़ता है, वो पूरे हमारे समाज के लिए लड़ता है। अपने जीवन का बलिदान देता है तो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। तो जो भी बच्चे आज अपनी अपनी जगह पर जाकर मोर्चा संभालेंगे, तो कम से कम ईमानदारी से और देश के हित को ध्यान में रखते हुए, समाज के हित को ध्यान में रखते हुए अपना काम करेंगे और पूरी निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो बच्चे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, फिजिकली फिट हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हो या बेटे हो, उनको आप प्रेरित कीजिए। हम लोगों से जितना भी मार्गदर्शन हो पाएगा 24/7 मैं मार्गदर्शन के लिए तैयार। बस उन बच्चों में निष्ठा की भावना भरिए। रही बात हमारी जो ये धर्मशालाएं हैं, धर्मशालाएं चाहे जाट धर्मशाला हो या ब्राह्मण धर्मशाला हो या राजपूत धर्मशाला हो, कोई भी धर्मशाला हो, इन धर्मशालाओं को हुक्के का अड्डा न बना करके, ताश का अड्डा न बना करके राष्ट्र निर्माण केंद्र बनाएं। और हम जैसे अधिकारियों को, हमारे जो और सीनियर अधिकारी हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, उनको आप बुला करके बच्चों को कोचिंग दिलवाइए। और मुझे लगता है कि कोई भी अधिकारी 15 दिन में, महीने में जो भी फ्री है, वो बच्चों को आकर के अपना प्रशिक्षण दे, कुछ उनका मार्गदर्शन करे, तो ये बहुत ही उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद रहेगा और हमारी धर्मशालाओं का सदुपयोग हो पाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी जो ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत संतजन, वरिष्ठजन, माता पिता और सभी युवाजन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम स्वाति आर्या है।
मैंने यूपीएससी की परीक्षा 2025 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में पास की है। मेरा रैंक 366 रहा। मेरी माता यहाँ बैठी हैं, राजरानी जी, वो टीचर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। मेरे पिता भी यहाँ हैं, वो लेक्चरर रिटायर हुए हैं हरियाणा गवर्नमेंट से। और सभी जानते हैं, सभी पेरेंट्स की तरह मेरी सफलता का स्तंभ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं संपूर्ण प्रबंधक समिति का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरे निजी सफलता को एक मंच दिया जिस पर वो सम्मानित हो सके, इतना प्रेम दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब मैं कुरुक्षेत्र आती हूँ, बहुत बार आना होता है, तो जब जब कुरुक्षेत्र आती हूँ तो बहुत पहले से ही ज्योति सर है, फिर वो भूमि है जहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता का संदेश दिया था, तो वो सारा मनोचित्र सामने आ जाता है। तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक शहर नहीं है, एक हरियाणा की शान नहीं है, ये भारत की चेतना का केंद्र है। ये वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने मानवता को धर्म कर्तव्य का मार्गदर्शन दिया था। श्री कृष्ण ने लिखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। पूरी यूपीएससी की जर्नी में ये मेरा मोटो रहा है, क्योंकि बहुत अनसर्टेन सी जर्नी है, बहुत बार असफलताएं हाथ लगती हैं, आप अपना सब कुछ भी दे देते हैं तो भी कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है। तो सही भी है, अगर आपको बहुत अच्छे लोगों को देश की सेवा के लिए चुनना है तो जितनी कठिनाइयाँ उनके सामने लाई जाए वो सब अच्छा है। तो इस मोटो के साथ मैंने शिक्षा ग्रहण की, पढ़ा और भगवान की दया से आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि आज ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे माता पिता का है, मेरे गुरुजनों का है, हर उस विश्वास का, हर उस आशीर्वाद का जो समाज ने मुझे दिया, जिसके चलते मैं इस कठिन परीक्षा को पास कर पाई। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज इस लोक सेवक के रूप में मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे संकल्प लेना चाहिए कि मेरा जितना भी कार्य होगा वो धर्म के आधार पर, वो निष्ठा के आधार पर, राष्ट्रहित के आधार पर ही होगा। आज यहाँ बहुत से युवाओं के चेहरे भी मैं देख रही हूँ, तो उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप एक बात समझिए कि सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको कभी सोने ही नहीं देते। आपको अपने सपनों को अपने खुद के कैरेक्टर से बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपने आप से अधिक मेहनत उनके लिए कर पाएंगे। इसके अलावा मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है, अगर आपके संकल्प में दृढ़ता है और आपके धैर्य में अड़गता है, तो कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी स्वप्न ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। और जब जब प्रतिभा सम्मान के समारोह होते हैं तो वो इसलिए नहीं होते कि किसी आदमी ने कोई विशिष्ट पद ले लिया है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। वो बार बार याद दिलाने के लिए दिए जाते हैं कि नॉर्मल इंसान नॉर्मल काम करके भी कुछ विशिष्ट कर सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग ये बातें याद रखें, अत्यंत मेहनत करें, अपने यौवन को इस देश के लिए, समाज के लिए सुदृढ़ करें और उसके लिए जितना आप दे सकते हैं उतना दें। एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, राष्ट्रीय जाट धर्मशाला का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम सबका इतना सम्मान किया और इतना प्रेम दिया। मैं चाहूँगी कि आपका आशीर्वाद और आपका ये प्रेम हमारे साथ ऐसे ही रहे। धन्यवाद। सभी आदरणीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निकिता वर्मा है और मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 30 प्राप्त करी है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा भी दिल्ली से ही पूरी करी है। साथ ही दौलत राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड भी हूँ। मेरा यूपीएससी में ये तीसरा प्रयास था और इस तीसरे प्रयास में मुझे ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है जब मेरे को ऑल इंडिया रैंक 30 प्राप्त हुई है। मैं मानती हूँ कि मैं आज जहाँ पर मैं पहुँची हूँ उसमें मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और मेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उनके सपोर्ट गाइडेंस के बिना मैं यहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाती। उन्होंने मेरे लिए हर वो प्रयास किया है ताकि मैं आज यहाँ आज आपके समक्ष खड़ी होकर अपने कर्तव्य को पालन कर पाऊंगी। और मैं मानती हूँ कि यूपीएससी एक जॉब नहीं है बल्कि पब्लिक सेवा है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो भी समाज में वंचित लोग हैं उन तक सही तरीके से सारी सुविधाएं पहुँचे, ताकि कोई भी इंसान कभी भी ये ना सोच पाए कि हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं थी जिस वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे सपने अधूरे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिस वजह से
की जीडीपी बढ़ रही है, लोगों में मनोबल बढ़ रहा है। भारत के जो हम कहेंगे भारत का जो एक इमेज है वो एक वर्ल्ड स्टेज पे बदल रहा है, तेजी से ग्रोथ हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो आगे बढ़े, चाहे वो कृषि हो या फिर सर्विस सेक्टर वाले हो। बट मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी सेवा के थ्रू आप सभी को वो सब साझा करा सकूँ ताकि आप सब भी अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। यही मेरी आशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।